Hi everyone, good evening. Right. Good evening, Pratmesh. Hi Shekhar. Hi Yash. Good evening, Lakshmi. Good evening, Katyasha. Great. Good evening, Rudra. एक बार लास्ट क्लास में क्या हुआ था मैं एक बार क्विकली देख लूँ हम लोगों ने क्या क्या करा था। अच्छा, हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ऑल राइट, ठीक है। आप लोगों ने, हाँ आई रिमेम्बर, इस पर मैंने एक्चुअली आपको होमवर्क नहीं दिया था, मेरे को थोड़ा सा और पढ़ाना है अभी इसमें। बेस्ड ऑन विच देन आई विल गिव यू होमवर्क। हाँ, सैटरडे को नहीं हुआ था क्लास। सैटरडे को आई वाज ट्रैवलिंग, सो आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट द लास्ट क्लास ओनली। आई होप आप लोगों ने डीपीपी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए होंगे। हाँ हाँ, उसमें एक दो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहा होगा आप लोगों को, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस थे। मोस्टली तो इजी थे। अच्छा, कमिंग सैटरडे को भी क्लास नहीं है क्या? ओह, ऐसा हो गया है। लेट मी सी। अच्छा, मंडे को है एंड देन थर्सडे को है, बट नॉट ऑन सैटरडे। ओके, देखता हूँ, मैं एक बार बात करता हूँ। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया था। थोड़े से चेंजेस हुए हैं इस बार के टाइम टेबल में। सो सैटरडे को यू हैव दिस थिंग, मैथ्स एंड फिजिक्स का लेक्चर है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ। आई थिंक वो इसीलिए अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है। हाँ, वी डू हैव सम डाउट लेक्चर ऑल्सो। कब है डाउट लेक्चर? पता नहीं, बहुत अजीब सा चेंज किया है इस बार। वेडनेसडे को शाम को 6 से 8। बट इस वाले में भी तो सभी सेंटर के स्टूडेंट्स बैठते हैं। ऑल सेंटर सपोर्ट, तो इसी में भी है ही सही। I will actually check back regarding the timetable, क्या क्या अपडेट हुए हैं, कैसे कैसे अपडेट हुए हैं। देन विल लेट यू नो। आप लोगों का वेडनेसडे को कोई और क्लास है इसके अलावा? ये जो डाउट्स लगाया हुआ है उसके अलावा? नहीं है। अच्छा, देखते हैं, चलो। ऑल राइट, चलो आज का डिस्कशन तो स्टार्ट करते हैं।
So in the last class, we were talking about ये रहा Gram's law of rate of effusion, and towards the end हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट सीखा था. उसके पहले तो एक्चुअली आई थिंक इजी इजी चीजें चल रही थी विच यू वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड वेल. You were able to understand the problem solving method also, that general form of Gram's law है उसको use करना है, and उसमें left hand side का interpretation and right hand side का simplification is what the approach was. And then based on it you solved multiple questions as well. Then towards the later part of the class हम लोगों ने instantaneous rate of effusion का concept आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको ये जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने इनिशियली वाला कॉन्सेप्ट था उसको एक्सप्लोर किया था, दैट व्हाई दिस इनिशियली इज बीइंग यूज्ड, एंड देन आई हेल्प्ड यू डिफरेंशिएट बिटवीन what is an average rate and what is an instantaneous rate, and how the instantaneous rate is going to give you more accurate results as compared to just taking the average rate, right? Average rate में एक मिनट, एवरेज रेट में क्या हो रहा है? एवरेज रेट में what is happening is that we are assuming that moles का टाइम के साथ जो चेंज है वो कांस्टेंट है. मतलब we are assuming that the rate is fixed. The rate, the slope of this n versus t graph, ठीक है, that is a fixed value. तो ये linear variation हो रहा है. However, in reality, what happens is n versus t, the moles effusing out, you can see that there is this exponential relationship कि रेट भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. रेट जैसे जैसे मोल्स चेंज होंगे रेट भी चेंज होता जाएगा. सो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डीके. स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा है बिकॉज मोल्स भी ज्यादा है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी ज्यादा है. बट जैसे जैसे मोल्स कम होते जाएंगे स्लोप भी आपका कम होता जाएगा, रेट भी आपका डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ moles are going to effuse out with time as compared to taking the average rate. ठीक है, now this is something जो मैंने आपको बताया था कि आप तभी यूज करना जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा हो या डेटा क्वेश्चन का इस तरीके से हो. ठीक है, अदरवाइज इट इज easier for you to go with the average rate का definition and based on it do the calculations. ठीक है, तो इसमें आप फिर ज्यादा complications नहीं करोगे. Until and unless specified in the question, you go with the average rate based questions only. ठीक है, don't complicate things much. Now अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द सेम लाइंस. मैं अभी स्टार्टिंग पार्ट में थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ. जो ये ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन वाला पार्ट जो बचा हुआ था उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन रिलेटेड पार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ. एंड देन फिर हम लोग डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम द डीपीपी विच यू वुड हैव सॉल्व्ड. ठीक है, नाउ let me talk about the applications of this Gram's law of rate of effusion first. Now इसमें अब आप नोटिस करना नहीं चैप्टर फिनिश कहाँ से होगा भाई, अभी तो शुरुआत हुई है चैप्टर की. तुम्हें चैप्टर खत्म करने की जल्दी कितनी रहती है? ऐसा लगता है कोई तो इजी चैप्टर आएगा. ऐसा नहीं होने वाला, अभी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. All right, so applications
ऑफ ग्राम्स लॉ। तो यहां पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। However, we will be able to use this to solve certain practical problems. ठीक है, so पहला application notice करना. Let me bring in the first application. This is something where we talk about separation of a mixture of gas. ठीक है, so problem statement ध्यान से समझना. Problem statement कुछ इस तरीके से है. Let's say you have a vessel, ठीक है, and इस vessel में there are two gases that are present. ठीक है, there is gas 1 and there is gas 2. Now I want to separate these two gases, or at least try to separate these two gases. तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं इस वेसल में से इन गैसेस को डिफ्यूज होने दूंगा, ठीक है, इनटू अनदर वेसल. ठीक है, नाउ if I let the diffusion happen for a very long time, तो फिर मेरा पर्पस फेल हो गया. ठीक है, if I let the diffusion happen for a long time, then in that case my separation का purpose failed, because जो distribution gas का अभी इनिशियल था वही डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वेसल 1 और वेसल 2 को मिलाकर सिस्टम के अंदर हो जाएगा. आई विल नॉट बी एबल टू अचीव एनी काइंड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, और एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन. बट अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, नोटिस करना, मैंने यहाँ पर एक सेपरेटर को थोड़े से टाइम के लिए निकाला और वापस से लगा दिया, देन इट मे हैपन that out of these two gases, the one which was faster, the one which effused faster came out more, ठीक है, came out more, and the one which was slower, ठीक है, that came out less. तो मेरा नोटिस करोगे कि आप composition चेंज हो जाएगा. Initially, let's say if both the gases were 50-50 in composition, then if I let some air pass in here and the green one, it diffuses faster than the blue one, so in this second container the green gas का composition will be more as compared to blue gas. ठीक है, overall number of molecules कम हो जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो 10 मोल थे, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 1 मोल ही डिफ्यूज होके आया. ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़े से टाइम के लिए सेपरेटर को खोलेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं खोलेंगे. तो यहाँ पर जो 50-50 कॉम्पोजिशन था, दैट चेंज टू मे बी से 70-30. सो आई वाज एबल टू अचीव सम डिग्री ऑफ सेपरेशन बाय यूजिंग दिस स्टेप, यूजिंग दिस डिफ्यूजन बेस्ड टेक्निक. ठीक है, नाउ इसके पीछे की अब इंग्लिश जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते हैं. ठीक है, अदरवाइज यू विल फील एक्सप्लेनेशन अधूरा रह गया. So I'll just quickly reiterate how this technique is working. ठीक है, you should be able to grasp this. And then फिर मैं इसको न्यूमेरिकली भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, so the English goes in this manner. Let's say एक कंटेनर है, इसके अंदर गैशियस मिक्सचर है, एक लाइटर और एक हेवियर कंपोनेंट का, and we allow it to pass through several diffusion chambers connected in series. ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक का एग्जांपल दिया था. तो उसमें क्या हो जाएगा,
ये जो आगे वाले चेम्बर्स हैं उनमें लाइटर कंपोनेंट ज्यादा आता जाएगा, ठीक है, एंड वी विल बी एबल टू अचीव सम डिग्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट चेम्बर, सब्सिक्वेंट वेसल्स, ठीक है। ये इसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। अब इसको डिटेल में मैं वापस डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, एंड वी विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट टू स्टेजेस, ठीक है। वेसल 1 से वेसल 2 हम जा रहे हैं, सो ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट्स से दिस इज वेसल 1, ठीक है। इसमें गैस ए प्रेजेंट है और उसके मोल्स है Na1, गैस बी प्रेजेंट है, उसके मोल्स है Na2, ठीक है। एंड नाउ वी अलाउ these gases to effuse out for a limited period of time into another vessel, which is vessel 2. अब नोटिस करना रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड रादर यूज द सेम अप्रोच जो हम लोगों ने पहले देखा था, ठीक है। दैट इज रेट ऑफ इफ्यूजन इज डिपेंडेंट अपॉन दीज फैक्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पर अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करना रहेगा, तो मैं बोलूंगा मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। दैट विल बी माय इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट, मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड मेरे जो फैक्टर्स रहेंगे उनका सिंप्लीफिकेशन रहेगा P बाय रूट एम। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, टेम्परेचर भी सेम ही है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अलग अलग रहेगा क्योंकि मोल्स इनके अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना डेल्टा N अपॉन T ऑफ गैस A अपॉन डेल्टा N upon T of gas B will be equal to pressure of gas A upon pressure of gas B into square root of molecular weight of B upon molecular weight of A, ठीक है। अब नोटिस करना टाइम टेकन तो सेम है, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेपरेटर को खोलेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जो ये मोल्स डिफ्यूज हुए, ठीक है, डेल्टा N जो मोल्स डिफ्यूज हुए, आई कैन call them as the moles that are present in the second vessel, ठीक है। I can call this as Na2 and Nb2, right? This is something which you can understand, that moles diffused from first vessel, ठीक है, are the moles present in second vessel, right? एंड यहाँ राइट हैंड साइड पर जो ए और बी का पार्शियल प्रेशर का रेशियो है, ठीक है, आई कैन राइट इट एज Na1 अपॉन Nb1, राइट। ये मैंने कैसे लिखा? बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ओनली, राइट। ये आपको समझ में आया होगा एज एन एक्सप्लेनेशन। नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करना, this will be into mb upon ma. So this became an important relationship, that composition in the second compartment, in the second vessel, is related to the composition in the first compartment in the following manner, ठीक है। ये आपका इसका immediate result हो गया, how the composition in the vessels are related, ठीक है। अब
यही चीज सेकंड से थर्ड भी होने वाली है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट से सेकंड वेसल के बारे में करा। अब मैं यही चीज सेकंड से थर्ड वेसल के बीच में भी ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, दोबारा ऑब्जर्व करना आपके लिए रेपिटेशन हो जाएगा, जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया उसका रेपिटेशन हो जाएगा। यहां पर ऑब्जर्व करना, ये आपका वेसल 2 है, एंड वेसल 2 में कितने मोल्स है? ए गैस के Na2 और बी गैस के Nb2। ठीक है, राइट। सो यू हैव these two gases। ठीक है, there is gas A and gas B। ठीक है, सेकेंड वेसल में मोल्स है Na2 and Nb2, and I allow the diffusion to happen for a small period of interval into the next vessel, which is vessel 3। ठीक है, and limited time के लिए I'll allow the diffusion to happen, right? So rate of diffusion depends on these two factors, and if I simplify, right, I can write the general form into this way। ठीक है, नाउ अब अगर मैं ए और बी गैस के बारे में बात करूंगा तो मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन ऑफ गैस ए अपॉन मोल्स डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन ऑफ गैस बी विल बी इक्वल टू partial pressure of A upon partial pressure of B into root over molecular weight of B upon molecular weight of A। राइट, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे टाइम टेकन तो वापस से सेम है जितने टाइम के लिए मैंने वेसल खोला होगा। अब अगेन द सेम डेफिनेशन दैट मोल्स diffused of A and B will be the moles that are going in the next vessel, right? तो जितने moles diffuse हुए that is the moles, or those are the moles of A and B which are going in the next vessel, right? Exact same explanation। ठीक है, moles diffused from, यहाँ पर I would just change the notation that moles diffused from the second vessel are the moles present in the third vessel, right? And ये जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है, ठीक है, ये कौन से पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा? जो सेकेंड वेसल में मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये Na2 बाय Nb2 रहेगा इंटू रूट ओवर Mb बाय Ma। ठीक है, दिस इज समथिंग वेयर द पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन द गिवन वेसल। ठीक है, नाउ विद दिस थिंग इन माइंड, अब आप नोट करो कि ये भी रिलेशनशिप हो गया Na3 अपॉन Nb3 is equal to Na2 अपॉन Nb2 इंटू रूट ओवर Mb बाय Ma। ठीक है, तो ये सेकेंड और थर्ड के बीच का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मोल्स इन द थर्ड वेसल। ठीक है, एंड नाउ looking at the trend you can do the extrapolation to come up with the final result। ठीक है, यहां पर नोटिस करना, this was the first step of diffusion। ठीक है, ये क्या था? This was the second step of diffusion, है ना? वेसल 2 से वेसल 3 में जा रहे थे ना हम। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि क्या कॉम्पोजिशन रह रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूं तो यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, nth स्टेप ऑफ डिफ्यूजन में कैसा रहेगा? nth स्टेप ऑफ डिफ्यूजन में कैसा हो जाएगा? कॉम्पोजिशन इन n+1th वेसल
ठीक है, राइट, आई शुड रादर राइट इट इन दिस मैनर. ठीक है, इनफैक्ट मैं पहले इन दोनों को रिलेट करके दिखा देता हूँ. लेट मी नॉट एक्चुअली मिस अ स्टेप इन बिटवीन. इन दोनों को अगर आप यूज करोगे, मैं ये Na/Na2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो कैन यू सी दैट Na3 अपॉन Nb3 is equal to Na1 upon Nb1 into root over Mb by Ma का square. ठीक है, if I just substitute this Na2 by Nb2 onto the expression in the right hand side. ठीक है, so अगर मैं इसको extrapolate करूंगा, ठीक है, now let me do the extrapolation. ठीक है, आप सीधे सीधे रिजल्ट भी याद रख सकते हो if you don't want to go through this entire derivation. That the composition A to B का ratio in the nth vessel will be equal to the composition in the first vessel multiplied by the square root of Mb by Ma raised to the power of n minus 1. ठीक है, ये n minus 1 जो यहाँ पावर में आएगा, this will represent the number of steps. n minus 1 represents the number of steps of diffusion. कितने steps करे, n minus 1 steps करेंगे तो उसी के बाद में nth vessel का composition आएगा. ठीक है, this will be the composition of A and B in nth vessel. ठीक है, and this was Na by Nb, this was the composition of A and B in first vessel. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? That how we are able to use the technique of effusion to kind of separate a mixture of gases. ठीक है, इसमें ट्रेड ऑफ क्या है? इसमें ट्रेड ऑफ ये हो रहा है दैट आपको थोड़े से टाइम के लिए ही ये सेपरेटर ओपन करने को मिल रहा है. तो अगर आप स्टार्ट 100 मोल से करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 10 ही मोल आएंगे टोटल, क्योंकि आपने थोड़े से टाइम के लिए डिफ्यूजन करने दिया और फिर रोक दिया. बट अब वो जो थोड़े से 10 मोल्स डिफ्यूज हो क्या है उसमें, यस, द one of the component got richer, one of the component got you can say lesser. So this is an application of Gram's law, separating a mixture of gases. Okay, if you understood the derivation then also it's okay, otherwise you remember the relationship of how the composition is going to change. Okay, this is crucial. हाँ, तो इसमें हार्दिक का क्वेश्चन है, इज द टाइम ऑफ ओपनिंग टू बी सेम इन ऑल द स्टेप्स? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर ना, जिस भी स्टेप में टी रहेगा, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप का टी और सेकंड स्टेप का टी सेम हो. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. ठीक है, बस इतना जरूर होना चाहिए कि टी शुड बी शॉर्ट. टी कांट बी वेरी लॉन्ग. इफ टी बिकम्स वेरी लॉन्ग तो फिर पर्पस ऑफ एफ्यूजन फेल हो गया, पर्पस ऑफ सेपरेशन फेल हो गया. देन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा थ्रू आउट. सो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर इट टू बी सेम, बट इट हैज टू बी शॉर्ट. ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इज अलाउड टू पास. ठीक है, इस पास के साथ मैं लिख देता हूँ, इज अलाउड टू पास in a short duration. ठीक है, through several diffusion chambers which are connected in series. Now
अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, नहीं, सो इसमें देखो डिपेंड करेगा इनिशियल कॉम्पोजिशन पर भी और मॉलिक्यूलर वेट पर भी, दैट हाउ इज द सेपरेशन गोइंग टू बी। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल जनरली नोबल गैसेस की सेपरेशन में, ठीक है, या आइसोटोप्स के सेपरेशन में ये टेक्निक काफी काम आती है। तो इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, इसमें ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, नोट करना, ठीक है, बेटर द रेशियो, ठीक है, और आई शुड से ग्रेटर द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, ठीक है, बेटर इज द डिग्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट which will be something that you can understand from a question like this। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, let's say I have a question जिसमें I ask you that which of the following mixture can be better separated by this technique of effusion। तो उसमें जहां पर gases का रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बेटर होगा, वहां पर डिग्री ऑफ सेपरेशन ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, which pair of gases can be separated more easily। ठीक है, what do they mean by more easily? ठीक है, that is lesser number of steps required। ठीक है, कम नंबर ऑफ स्टेप्स में ही काम हो जाए जिसका। तो यहां पर आप रेशियो देखोगे, वो मैटर करेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर, नॉट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर ये रेशियो 4/2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो 20/16 का रहेगा। यहाँ पे रेशियो आप नोटिस करोगे तो 18/16 का रहेगा। यहाँ पर अभी फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, सो 19 इंटू 6 प्लस 235, ये 349 रहेगा इसका, राइट, एंड इसका 340 कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये एक्चुअली 349 रहेगा, और U 238 ये 352 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विच हैज गॉट द better ratio, definitely the one with the better ratio is going to be able to be separated more easily। ठीक है, don't go for the difference in molecular weight नहीं मैटर करेगा, ratio of molecular weight is what is going to matter। ठीक है, तो जितना अच्छा रेशियो रहेगा उतना इजीली हम लोग सेपरेशन करा पाएंगे। कैसे? यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, बेटर द रेशियो, ठीक है, बेटर विल बी द चेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो this is something which is a technique which, or you can say is an application of Gram's law of diffusion, जिससे we are able to separate। ठीक है, 100% सेपरेशन नहीं अचीव हो पाएगा इसमें। ठीक है, इसमें एक और नोट आप ये भी लिख लो साथ में। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो कि 100% सेपरेशन के लिए ये n को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, 100% सेपरेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम पूरा पूरा तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। So that is also something which you should be aware about, that is technique से we are able to achieve some degree of separation। ठीक है, but the trade off is in terms of the quantity that comes out। ठीक है,
तो ये पार्ट समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आया आपको? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन. हाँ, अब नोटिस करना एक और एप्लीकेशन रहेगा विच इज कौन सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, सी ऑप्शन में. 14+4 तो ये 16 हो गया और ये 14+4 18 हुआ ना, सही तो है? हाँ हाँ, मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो ले रहा हूँ ना मैं. ऑलराइट, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना. हाँ, नहीं अपन यश उसको कर सकते हैं, बट आप जो बता रहे हो ना उससे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ठीक है, यू कैन ट्राई टू डू दैट, बट इट विल बी लीडिंग टू अ ग्रेटर कॉस्ट. ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेम्परेचर, प्रेशर, इनको मैन्युपुलेट करना, इनको मॉनिटर करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू वेसल के बाद वेसल लगा देना. दिस इज रिलेटिवली इजियर टू मैनेज एज कंपेयर टू मॉनिटरिंग दैट. ठीक है, तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ता है. दैट यू जस्ट अलाउ द गैसेस टू डिफ्यूज. ठीक है, खुद से डिफ्यूज करेंगी एंड यू ओपन द सेपरेटर्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, then take those gases into, then allow them to diffuse through to vessel 3 again for a shorter duration of time, and with much lesser cost you are able to achieve a good degree of separation. Until and unless आपका fixed cost बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे vessel लगाने का, it does not make sense to kind of have a varying temperature gradient. हाँ, आगे आने वाले वेसल को आपको वैक्यूम रखना पड़ेगा ना, ताकि दूसरी गैसेस इंटरफेयर नहीं करें, अदरवाइज फिर मिक्सचर का सेपरेशन कैसे हो रहा है, आप उसमें और गैसेस मिक्स कर दोगे तो. ठीक है, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट देन यू विल हैव टू, देन आप ये एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग नहीं लेके आ पाएंगे. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, देन यू विल हैव टू डील विद अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस. ऑलराइट, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑब्जर्व करना. ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना. ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का. सो दिस इज समथिंग विद विच यू कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन composition of मिक्सचर. ठीक है, तो आप एक गैशियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन भी बता सकते हो इफ यू आर एबल टू measure and compare the rate of effusion. ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. सो यू हैव, लेट्स से, अ मिक्सचर. ठीक है, एंड इसमें इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली इंट्रोड्यूस वन मोर कॉन्सेप्ट विद दिस. ठीक है, ताकि वो बुकलेट के जैसा ही दिखेगा फिर आपको. सो कैलकुलेट, इससे आप क्या कर सकते हो, आप कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हो एंड डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो. ठीक है, ये क्या रहेगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये मैं आपको पहले एक बार एक कॉन्टेक्स्ट देकर समझा देता हूँ. ठीक है, सो विल बिल्ड एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस itself. So you have, say, a vessel. ठीक है, and इस vessel में what we see is that N2O4 गैस रखा हुआ था. ठीक है,
However, what happened was that with time, N2O4 gas started to decompose into NO2 gas. ठीक है, ये N2O4 गैस स्टार्टिंग में, ठीक है, मान लो इसका 1 मोल था, ठीक है, देयर वाज नथिंग ऑफ NO2, बट some reaction happened and partial change of N2O4 into NO2 happened. ठीक है, से x moles of N2O4 reacted, तो कितने मोल्स बन जाएंगे NO2 के? 2x मोल्स. अगर इसके x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो N2O4 के बच कितने जाएंगे? 1 minus x moles. I hope you were able to now understand and read the format. So N2O4, ठीक है, dissociated to some extent into NO2 gas. ठीक है, we do not know how much it dissociated, we just know that it dissociated. Now our objective is to determine this x, to determine how much of N2O4 dissociated in NO2. ठीक है, so determine x. x क्या हो गया यहाँ पर? Extent of dissociation of N2O4. ठीक है, so determine x and composition of this mixture. ठीक है, कितना N2O4 है, कितना NO2 है, based on data of rate of effusion. ठीक है, and the data is that rate of effusion of this mixture upon rate of effusion of O2. ठीक है, rate of effusion of this mixture and rate of effusion of O2 is you can say 1 by root 2 times. ठीक है, under same pressure, temperature and cross sectional area condition. ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट मेरे पास एक वेसल था, ठीक है, इस वेसल के अंदर मैंने N2O4 गैस रखी थी, बट विद टाइम N2O4 गैस डिकम्पोज्ड इनटू NO2. ठीक है, एंड इट डिडंट डिकम्पोज एंटायरली. ऐसा नहीं हुआ कि ये 1 मोल से 2 मोल बन गया NO2 का पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हुआ. ठीक है, कहीं बीच में आके ये रिएक्शन रुक गया. हमने ऐसे ही रिवर्सिबल का साइन इसीलिए बनाया हुआ है यहाँ पर कि इसमें से मान लो कुछ x मोल्स डिकम्पोज हुए और 2x मोल्स NO2 के फॉर्म हो गए. नाउ ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन दिस x, कि कितना N2O4 कितना NO2 में कन्वर्ट हो गया है. एंड उसके लिए व्हाट वी हैव एज अ टेक्निक, ठीक है, देयर कैन बी मेनी टेक्निक्स टू वर्क विद दिस to find out x, but one of the techniques that we have is the rate of effusion. ठीक है, and what we see is that this rate of effusion is 1 by root 2 times the rate of effusion of oxygen gas. ठीक है, under same pressure, temperature and cross sectional area. ठीक है, नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो विद दिस वी आर गोइंग टू बी एबल टू नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x और द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर. ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से. सो व्हाट हैपेंस इन द बुकलेट, ठीक है,
as well as some other books also, there is this incorrect method that has been given. So let me first actually talk about the incorrect method that is given, in which what they do is that they say that rate of diffusion of mixture upon rate of diffusion of O2 is equal to root over molecular weight of O2 upon molecular weight of mixture, okay, which is 1 upon root 2, because PTA are identical. Okay, and then they do this calculation that molecular weight of mixture is 64, okay, because O2 का 32 है, right? And molecular weight of mixture क्या होता है? Total mass by total moles, right? This is what the molecular weight of mixture will be. N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2, total mass upon total moles, right? अब आप यहाँ पे देखोगे कि N2O4 के कितने मोल्स हैं? 1 minus X, right? एंड उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 92. ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं. मैं इसको एक बार दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वहां पर इसको रेफर करने में इजी रहेगा. ठीक है, बट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे इसको. ठीक है, N2 मोल्स कितने रहेंगे NO2 के? 2x मोल्स हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट 46 रहेगा अपॉन टोटल मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस 2x. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92/64 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. कितना हो जाएगा ये? 92 डिवाइड बाय 64, तो ये x आ जाएगा आपका 0.4375. ठीक है, बट दिस इज इनकरेक्ट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस? किसी ने ट्राई करा ये मेथड, मतलब एज इन किसी को क्लिक करा हो ये मेथड एंड दे स्टार्टेड टू सॉल्व वाया दिस मेथड? हाँ, तो आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर. ये मतलब फाइनली बोला जा रहा है, मतलब जो मिक्सचर है ना, जब मिक्सचर बन गया है उसका प्रेशर और O2 का प्रेशर सेम है. हाँ, सो पूर्णा, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन टू थिंक अबाउट इट. राइट, हाँ पृथ्वीराज, तुमने भी सही सोचा है. दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, यहाँ पर गुड टू नो, मतलब आप लोगों ने काफी अच्छे से सोचा इसके बारे में. द गड़बड़ दैट इज हैपनिंग इज, ये जो अंडर सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस है, ये ओवरऑल मिक्सचर और O2 के लिए है. ठीक है, तो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि चलो ओवरऑल मिक्सचर का और O2 का प्रेशर सेम होगा, दैट्स ओके. बट what is gadbad that is happening here is that we have assumed that rate of mixture is inversely proportional to the molecular weight of the mixture, square root of molecular weight of the mixture, which is kind of a little difficult
to grasp, because if I have to really think about the rate of effusion of mixture, then it will simply be the sum of the rate of effusion of both its component, rather than taking it to be dependent on some molecular weight of mixture का value. ठीक है, यहाँ पे notice करना what is the problem here. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको गड़बड़ बताता हूँ इस मेथड की क्या है. Rate of diffusion of mixture, ठीक है, is related to the inverse of the molecular weight of mixture. ये गड़बड़ है. ठीक है, rather rate of diffusion of mixture should be equal to rate of diffusion of NO2 plus rate of diffusion of N2O4. ठीक है, this is what should be the correct interpretation. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो ना. लेट्स से यू हैड अ बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर देयर आर दीज टू गैसेस. ठीक है, एक तो ये ब्लू डॉट्स है, ठीक है, एंड ये ग्रीन डॉट्स है. ठीक है, एंड देन यू पोक द होल इन दिस वेसल एंड यू अलाउ गैसेस टू कम आउट. ठीक है, कुछ रेड डॉट आए, कुछ ब्लू डॉट आए. ठीक है, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब the rate of diffusion of mixture? Is it going to be some average of the two rates? The answer is no. It is simply the sum of the rate of NO2 का diffusion plus rate of N2O4 का diffusion. कि in a given time interval कितने moles NO2 के diffuse out करे, and in that same given time interval कितने moles of N2O4 diffuse out करे. It is not some kind of a weighted average or something of the two components, just simply the sum of the individual rates. ठीक है, now ठीक है, ये करेक्ट अब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो अब हम करेक्ट मेथड की तरफ फोकस करेंगे. व्हाट विल बी द करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है that rate of effusion of mixture upon rate of effusion of O2 is equal to 1/√2. ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर को मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NO2 प्लस रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2O4 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2. ठीक है, दैट इज व्हाट इज इक्वल टू 1/√2. ठीक है, नाउ अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना दैट रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NO2 एंड N2O4 के बारे में मैं कैसे बात करूंगा. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना T, A, ठीक है, विल बी सेम फॉर NO2, N2O4 and O2. ठीक है, however pressure, ठीक है, और you can say partial pressure would be different. ठीक है, जो आपको गिवन है वो ये दिया हुआ है कि मिक्सचर का प्रेशर इज इक्वल टू O2 का प्रेशर, ये इक्वल दिया हुआ है. बट जो पार्शियल प्रेशर रहेगा NO2 और N2O4 का वो तो डिफरेंट रहेगा. ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करना किस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना दस ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट विल सिंप्लीफाई टू partial pressure of NO2 upon root over 46, that is the molecular weight of NO2, plus partial pressure of N2O4 upon root over 92,
which is the molecular weight of N2O4, upon partial pressure of O2 upon 32, which is equal to 1 upon root 2. ठीक है. अच्छा, अब नोटिस करना, since partial pressure is equal to mole fraction into total pressure, this means I can write that pressure of NO2, ठीक है, if you remember the composition, ये जो यहाँ पर था, ठीक है, वापस से यहाँ पे ध्यान देना, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1 + x, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या रहेगा 2x, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स which is 1 + x into total pressure which is the pressure of mixture, and partial pressure of N2O4 will be again उसके खुद के moles which is 1 - x upon the total moles which is 1 + x into partial pressure of mixture. ठीक है, इनको अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ठीक है, इनको if I substitute over here, तो यहाँ पर नोटिस करना 2x upon 1 + x into partial pressure of mixture upon root 46 plus यहाँ पर अब partial pressure of N2O4 की जगह I will put 1 - x upon 1 + x into partial pressure of mixture upon root 92 divided by partial pressure of O2 upon root 32 which is equal to 1 by root 2. And now I can cancel out P mix and PO2 because they are given to be same. ये question में दिया हुआ है that the mixture and O2 are under identical conditions, तो उनका pressure बराबर होगा, तो उसको मैंने cancel out कर दिया. So you have this now as the expression that 2x upon 1 + x into 1 upon root 46 plus 1 - x upon 1 + x into 1 upon root 92 divided by 1 over root 32 is equal to 1 by root 2. इससे आप जो x का वैल्यू आप सॉल्व करोगे वो आपका करेक्ट रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू व्हाट यू वुड हैव गॉट फ्रॉम द इनकरेक्ट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर द डिफरेंस दैट, और बुकलेट में एक्चुअली यही दिया हुआ है. ठीक है, बुकलेट में ये इनकरेक्ट मेथड दिया हुआ है. ठीक है, द एक्चुअल मेथड इज समथिंग विच इज, or the correct method is actually the one jahan par we don't take the rate of diffusion of mixture as some weighted average but a simple addition of the rates of the two gases and then take their partial pressure into account while writing their rate ka expression. ठीक है, हाँ, इससे आंसर डेफिनेटली डिफरेंट आएगा and the one which comes from the second method is going to be the करेक्ट वन. ठीक है, तो ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये दोनों जो एप्लीकेशन वाले पार्ट है जो मैंने आपको बताया है आज, एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एडवांस के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना. ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला एंड रिजल्ट ओनली, बट अगर एडवांस के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है तो आप डेफिनेटली इनकी डेप्थ में जाना. ठीक है, इनको दोबारा खुद से डिराइव करके समझने की कोशिश करना. ठीक है, इट इज समथिंग विच विल रिक्वायर डेडिकेटेड अटेंशन फ्रॉम यू एंड रीवर्किंग. ठीक है, मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में दिया क्या था एंड पूछा क्या जा रहा है एंड हाउ वी अप्रोच्ड दिस एंटायर क्वेश्चन. You will have to repeat this exercise as part of your revision. ठीक है, जस्ट ऐसा मत सोचना कि अभी एक बार में पढ़ लिया और फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आंसर आ जाएंगे. ठीक है, जस्ट इंश्योर दैट यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू दीज टू एप्लीकेशंस दैट वी हैव स्पोकन अबाउट. ठीक है, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट, दे आर नॉट दैट इजी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई थिंक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सबको क्लियर है. ऑब्जेक्टिव यही था दैट वी हैड दिस मिक्सचर ऑफ N2O4 and NO2. ठीक है, why did we have this mixture? Because of N2O4 decomposing into NO2 by itself. ठीक है, बट कितना डिकम्पोज हुआ वो हमें नहीं पता था.
that is what our objective was, to find out this value of X, that how many moles of N2O4 actually decomposed into NO2. Now the method which we used to determine this value of X was based on the data of rate of diffusion. What we did was we did an experiment and we found out that this mixture diffused 1 by root 2 times the rate of diffusion of O2 under identical conditions of pressure, temperature and area. Okay. Now, having said this, the easy solution, which is actually incorrect, comes in front of you, that because PTA are given identical, you just take the rate to be inversely proportional to the square root of the molecular weight. And for mixture, you replace the mixture as the molecular weight of the mixture, and you calculate the molecular weight of mixture based on this rate of diffusion data. Once you get that rate of molecular weight of mixture ka data, then you apply the simple formula that total mass upon total moles is what is the molecular weight of the mixture. And since you know the moles ka composition in terms of X, you can substitute that in the formula and get the value of X. And इससे आंसर आ भी जाएगा, और यही मेथड आपको बुकलेट में भी देखने को मिलेगा. When you will see the solved examples that are there in the booklet, when the questions in the booklet, they are based on this answer or this solution only. However, what I'm trying to help you understand is that this solution is not the correct solution, because of the fact that this rate of mixture is not dependent on some average molecular weight of the mixture. Okay? This rate of diffusion is simply the sum of the rate of diffusion of its individual components. ठीक है, हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन. अब मान लो 1 सेकेंड के अंदर O2 के 2 मोल डिफ्यूज हो गए और N2O4 के NO2 के 2 मोल्स हो गए और N2O4 के 1 मोल डिफ्यूज हुआ, तो टोटल मिक्सचर के तो 3 मोल डिफ्यूज हो गए ना. एंड उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग बोलेंगे 3 मोल्स पर सेकेंड. इट विल सिंपली बी द एडिशन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू. ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा कि इसके 2 मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, इसका 1 मोल डिफ्यूज हो रहा है, तो अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर है वो इनके बीच का कुछ एवरेज है, 2 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एवरेज होगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट इज सिंपली द molecular weight, simply the addition of the individual rates. ठीक है, so that is what we now used as part of our correct methods towards solving this, where we spoke that rate of diffusion of mixture is the sum of the rate of their individual components. Now अब यहाँ पर ठीक है, मैंने ये नहीं करा, ठीक है, I did not do this कि इसमें अब बस 1 upon root 46 and 1 upon root 96 upon 1 upon root 32 is equal to 1 by root 2. ये गड़बड़ हो जाता ना. क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट लेता तो मेरा आंसर गड़बड़ हो जाता, बिकॉज अभी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो गया है. ठीक है, मिक्सचर और O2 का प्रेशर सेम बोला जा रहा है. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर एंड pressure of O2 is same, but the partial pressures would be different. ठीक है, because the partial pressures would be different, so we take that into account. ठीक है, we say, what does this mean? This means that the rate of diffusion is to be taken as proportional to P by root M, and that is what we did. ठीक है, when we replace the rate of NO2 will be partial pressure of NO2 upon square root of its molecular weight. Rate of diffusion of N2O4 will be its partial pressure upon its square root of molecular weight, and same goes for O2. And ये जो partial pressure है, ठीक है, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा अब यहाँ पे information use किया, that partial pressure is dependent on the total pressure in the following manner: mole fraction into total pressure. Mole fraction कहाँ से निकाले? ये जो हमने moles ऊपर analyze करे थे, इनके क्या क्या होंगे, just उनको use करा कि mole fraction होता है moles of a component upon total moles. That is what we used over here. And we got the mole fraction and we substituted it in the expression. ठीक है, and यहाँ पर ये जो partial pressure of mixture था ये cancel out हो गया because this is given as equal. ठीक है, partial pressure of mixture and partial pressure of O2 is total pressure of the mixture and the pressure of O2 is same. तो ये cancel out हो गया और ये x के terms में अब जो equation बनी उससे मैंने x को solve कर लिया. ठीक है, definitely you will be able to get a different answer which is the correct one. ठीक है, अब ये आपको समझ में आया?
ऑल राइट, ठीक है। एंड जिन जिनको अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें कि पूरा ग्रास्प नहीं हुआ है, ठीक है, I will be again more than happy to discuss your doubts, but only when you become very specific. ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार एफर्ट डालना खुद से, ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि ये क्या करा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, एंड उसमें फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर स्पेसिफिकली ये पॉइंट नहीं समझ में आया कि आपने ये क्या बताया है, देन इट विल बी अ मोर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, ठीक है, रादर देन यू कमिंग विद अ ब्लैंक फेस सेइंग दैट कि सर पूरा समझ में नहीं आया, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं समझ में आता, देयर आर सम पार्ट्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू पुट इन दैट एफर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पार्शियली एंड देन आस्क मी स्पेसिफिक पार्ट कि ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशंस थी, ठीक है, which are one is this separation of a mixture of gas and the other was this calculation of composition of a mixture, ठीक है। Now this is something which as I said is primarily from the perspective of advanced, इस पर मेन से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, एंड दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट इजी कि आपने ये पढ़ा और हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा। हाँ, of course I can show you how I got the relationship between partial pressure and mole fraction। बिल्कुल, यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन्स लॉ से तो अपन ने पढ़ा ही था ना, पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, सो NO2 के मोल्स कितने हो गए 2x और टोटल मोल्स हो गए 1 + x, तो ये उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, एंड टोटल प्रेशर को हम प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोल रहे हैं। समझ में आया गुरुदेव? हाँ बिल्कुल यश, यहाँ पे नोटिस करना हाउ द रेट ऑफ मिक्सचर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला इमेजिन करने के लिए कि आपने 1 सेकंड के लिए वेसल को ओपन किया, ठीक है, इस होल को ओपन किया एंड इसमें से गैसेस डिफ्यूज करी, अब आपके 3 मॉलिक्यूल ब्लू के आ गए और 2 मॉलिक्यूल ग्रीन के आ गए, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो हम लोग मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन बोलते हैं ना, तो in that given 1 second interval what we found out was that 1 mole of or 2 molecules of green got out and 3 molecules of blue got out, तो मेरा मिक्सचर कितना डिफ्यूज आउट हो गया, टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हो गए ना पर सेकंड, तो isn't this the sum of the rate of the individual components? It is, no? अभी समझ में आया यश? All right, so these were the two applications associated with the Dalton's law. Sorry, not Dalton's law, sorry, Graham's law. ठीक है, इन पर क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है, इवन इन द बुकलेट यू विल फाइंड वेरी लेस क्वेश्चंस ऑन दिस, बट हाँ ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम एन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, आप कैलकुलेट कर लेना ये x का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैथ लगेगा इसमें, स्क्वायर रूट्स है तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटर रहेगा। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना आफ्टर दीज टू यू नो यू कैन से एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ ग्राम्स लॉ, we are able to understand this part of rate of effusion of mixture. Now what we will do is understand another aspect, ठीक है, about gases which is more onto this part, more onto this line जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा, ठीक है, रिएक्शन होगा और उसमें हमें
गैसेस के बीच में रिएक्शन होगा और उसके बीच में हमें एनालिसिस करना होगा. ठीक है, वी कॉल दैट पार्ट एज यूडियोमेट्री. ठीक है, सो दिस इज अगेन also a tricky part, a slightly difficult part, but something which is a combination of mole concept plus gaseous state. So you should be able to get this comfortably. Okay, if you have practiced mole concept well. So let me bring in this next part. Okay, we call this eudiometry, which is mole concept plus gaseous state. ठीक है, so I will धीरे धीरे introduce difficulty into this. ठीक है, otherwise this is something which you should be able to grasp really well for the simplest questions, but थोड़ा time लगेगा to be able to solve slightly difficult questions in this. ध्यान से observe करना. So when we discuss chemical reactions, when we used to talk about chemical reactions, ठीक है, you used to generally do the analysis in terms of moles. ठीक है, you used to find out that how based on the stoichiometric coefficients, how many moles of a gas get converted from one reactant to say some given product. ठीक है, so if you had say a reaction like this, ठीक है, AA gas plus BB gas is giving CC gas plus DD solid. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, ये मैंने सॉलिड के बारे में लिखा है यहाँ पर. सो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको रीड आउट करते थे. ठीक है, A moles of A consume B moles of B to give C moles of C and D moles of D. ठीक है, so this is how we used to read this reaction. Now notice करना, under constant pressure comma temperature conditions. ठीक है, अगर pressure temperature conditions change नहीं हो रही है तो volume is directly proportional to moles. So we can use this for gases. ठीक है, this is not true for solids. So for gases we can say actually A liters of A, ठीक है, liters या milliliters आप बोलो, consume B liters of B to give C liters of C. ठीक है, and D liters of D. ये गड़बड़ हो जाएगा, right? Why? Because this is only for gases. ठीक है, यहाँ पर D मैंने solid डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप यहाँ तक का पार्ट चलेगा, that you can actually establish the relationship between A, B and C in terms of volume also. ठीक है, but not in terms of volume. ठीक है, D यहाँ पर क्योंकि solid दिया हुआ है, solid या liquid का हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे in volume, we'll only do it for gases. ठीक है, even यहाँ पर आप नोटिस करना. ठीक है, ध्यान से अब ऑब्जर्व करना. अंडर कांस्टेंट V, T कंडीशन, ठीक है, मान लो एक रिजिड वेसल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एंड टेम्परेचर कंडीशंस भी हमने इनिशियल फाइनल सब सेम कर रखी हैं. ठीक है, तो क्या होता है, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. ठीक है, फॉर गैसेस, then we can even do the analysis in terms of their partial pressure also. ठीक है, we can say that A ATM of A consumes B ATM of B to give C ATM
ठीक है, एटीएम प्रेशर ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो, पास्कल भी बोल सकते हो या एमएमएचजी भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट यूनिट्स रखेंगे, सी एटीएम ऑफ सी, ठीक है, बट नॉट डी एटीएम ऑफ डी, डी के लिए नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज अगेन द फैक्ट इज दैट डी इज नॉट अ गैस, बट आप गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर में भी एनालिसिस कर सकते हो in case volume and temperature are constant. ठीक है, so this is something that will happen in this particular chapter in addition to what you learned in mole concept. Mole concept में आपने primarily moles में analysis करा था, यहाँ पर आप कई बार वॉल्यूम में या पार्शियल प्रेशर में भी एनालिसिस कर सकते हो, बिकॉज वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है, नाउ अभी तो मैंने कैसा क्या ये वेरिएबल के टर्म्स में आपको एक एग्जांपल दिखाया। ठीक है, अब मैं एक्चुअल कुछ स्पीशीज कुछ रिएक्टेंट्स का डिस्कशन करूंगा तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी डू इट विद वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेटर। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, I'll give you a simple example to work with. So let's say this is the example. इस तरीके से हम लोग करते हैं। 100 ml of N2 is mixed with 100 ml of H2 to give ammonia gas। ठीक है, determine the percentage reduction in volume, ठीक है, after the reaction is complete। ठीक है, एंड इसमें एक वही assumption दिया हुआ है that all volume measurements are done at room temperature pressure conditions। ठीक है, ट्राई करो इसका आंसर दो। ओ हाँ, मेरे को डीपीपी के डाउट्स भी तो लेने थे, मैं तो भूल ही गया। ओहो, इट कंप्लीटली स्किप माय माइंड, मैं तो टॉपिक के फ्लो में ही चला गया। ऐसा करो, मैं डीपीपी का ना एक बार जो 2-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना, उनका मैं सोल्यूशन आपको लिखकर भेजता हूँ। ठीक है, एक बार आप वो चेकआउट करो एंड उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो यश? पेलोड क्या होता है? पेलोड इज एक्चुअली समथिंग विच आप लोग पढ़ोगे तो सही वैसे इसको बॉयंसी के कॉन्सेप्ट में, फ्लूइड डायनामिक्स में मैं बताता हूँ। आई थिंक ये डीपीपी के किसी क्वेश्चन में है ना। हाँ, मैं बता देता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि पेलोड होता क्या है। बेसिकली इफ यू हैव अ बलून, ठीक है, जिसमें बाहर लेट्स से एयर है और अंदर लाइटर गैस है, तो ये बलून क्या होता है, ऊपर उठना चाहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉयंसी, राइट, एंड it can with it take some mass also।
ठीक है, even if I load it with some mass also, still this balloon will be able to go up. ठीक है, तो कितना मिनिमम मास, मिनिमम सॉरी क्या बोलूं, कितना मैक्सिमम मास ये बलून अपने साथ ऊपर उठा सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेलोड. ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ थ्रू दैट क्वेश्चन. ऑलराइट, इसका आंसर आया किसी का? सानिका का मैं एक बार चेक करूं, रुको आंसर. 100 ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा. और नहीं सानिका, आपका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, आप चेक करो एक बार. देखो इसमें कैसा रहेगा, ये N2 गैस plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas. This will be the balanced equation. ठीक है, I hope ये balanced equation आपको लिखनी आती थी. Now in the start, this is 100 ml and this is also 100 ml. ठीक है, there is no ammonia. Now ये फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है, इसमें हम लोग अब आइडेंटिफाई करेंगे. तो H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, तो H2 पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा. 100 ml ये पूरा कंज्यूम हो गया. N2 कितना कंज्यूम होगा, फिर 100/3, और अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, 2/3 ऑफ 100 इतना प्रोड्यूस हो जाएगा. तो फाइनल व्हाट यू विल हैव इज दिस विल बी 200/3, ये पूरा कंज्यूम हो गया, और ये भी 200/3 ml रहेगा. ठीक है, तो नाउ इफ यू विल डू द कंप्यूटेशन दैट दिस वाज योर इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, V initial was 100 ml and V final, when you will add this it will be 400/3 ml, right? तो यहाँ पर सॉरी नॉट 100, ये 200 ml हो गया. V initial was 200 ml and V final is 400/3 ml. तो अब percentage decrease will be what? The change V final minus V initial upon V initial into 100%, right? So ये 200 minus 400/3 upon 200 into 100%, कितना हो जाएगा ये? 33.33%. This is what the correct answer is. ठीक है, हाँ बताओ इसमें कहाँ पर गड़बड़ हो रही है. नहीं, N2 फाइनल विल बी 200/3 ना. 100 में से 100/3 रिएक्ट हुआ तो बचा कितना? 200/3 तो होगा पृथ्वीराज. समझ में आया? All right. So ये एक introductory question था to get you to start with this. R/P क्या है? Reacted और produced है ना. ये मोल कंसेप्ट तुमने मुझसे नहीं पढ़ा था क्या?
कितना क्या रिएक्ट हो रहा है, कितना क्या प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब this kind of format helps me to visualize things better and minimize careless mistakes. ठीक है. So इसी पे हम लोग बिल्ड करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में भी. ठीक है. where we will go into this detailed concept of mole concept, detailed discussion of mole concept plus gaseous state. ठीक है. तो ये थोड़ा सा अगर आपको रिकैप करना है तो क्विकली एक बार मोल कंसेप्ट का रिकैप जरूर करना. एटलीस्ट ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट रिकैप जरूर कर लेना. आई होप ये सबको आता है. ठीक है. एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ यूडियोमेट्री. ठीक है. नाउ होमवर्क मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा. ठीक है. एज वेल एज जो मुझे डीपीपी के कुछ सिलेक्ट क्वेश्चंस है जो मुझे पता है कौन से वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, उनके मैं सोल्यूशंस भी आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर देता हूँ. ठीक है. तो फिर आप लोग को डिस्कस करना, मतलब पढ़ना एक बार, समझना, एंड फिर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो फिर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. हाँ. ऑल राइट. वी कैन क्लोज टुडेज लेक्चर. हाँ बोलो यश, क्या डाउट है तुम्हारा एग्जैक्टली exactly? वो डीपीपी वाला क्वेश्चन तो मैं करके भेजता हूँ ना तुमको, एक बार उसको पढ़ना समझना. ठीक है. ऑल राइट. चलो, थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड नाइट.